देखो भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशन, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही होते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन से क्या मतलब है? कौन से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ऑर्डर पेयर के हिसाब से, ठीक है। ऑर्डर पेयर अगर सपोज करो कोई भी आपके पास रिलेशन है, वो रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर है आपके पास 2 6 3 5 2 1, ठीक है, 1 2, इस टाइप से कोई भी रिलेशन है और उसमें ऑर्डर पेयर ये है, ठीक है। तो किस टाइप के स्पेशल टाइप के रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं? देखो, जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी हमारे डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम होता है तो इट मींस वो फंक्शन नहीं होगा। ये मैंने कोई रिलेशन लिखा है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ये कोई भी आपके पास सेट ए है, सेट बी है, उस सेट ए और बी के एलिमेंट में आपस में कुछ किसी तरह से आपस में एसोसिएटेड हैं, वो एसोसिएटेड करके मैंने एक रिलेशन लिखा और उस रिलेशन को मैं फंक्शन बोल रहा हूँ। कब? अगर आपके पास जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इनमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इस डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है, इन डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, एलिमेंट फर्स्ट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए किसी का भी, है ना। जैसे इसी ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा है इस ऑर्डर पेयर में देखो 2 3 फिर 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, तो इट मींस जो मैंने रिलेशन लिखा है ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। अगर सपोज करो मैं ये चेंज कर देता हूं, ये फर्स्ट एलिमेंट इसका हटा के मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब क्या है? अब आपके पास क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, मतलब कि सारे जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट हैं, सारे अलग-अलग हैं, सेम नहीं है। तो इट मींस इस रिलेशन को मैं क्या बोल दूंगा? फंक्शन बोल दूंगा, ठीक है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर का नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन, ठीक है। तो कैसे लिखा हमने कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है कैसा? जिसमें सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन व्हिच नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था, बताया था कि भाई कोई भी जितने भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, है ना। नो सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। उस एलिमेंट को उस रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वो क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा y x², ठीक है, y x², ये कोई रिलेशन है x और y में, ठीक है। तो क्या इस रिलेशन, ये रिलेशन है y x² का फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? ये हमें चेक करना है, ठीक है। इस रिलेशन y x² का फंक्शन, तो x² का फंक्शन और ये x और y के पास, x और y की वैल्यू आपके पास कुछ भी है, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू कुछ डालते हैं, आपने x की वैल्यू 1 डाली, ठीक है, तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या है? 1 ही है। x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आपने x की वैल्यू -1 डाली, तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। आपने y की वैल्यू 2 डाली, सॉरी x की वैल्यू 2 डाली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 * 2 4 आ जाएगी। ऐसे ही आपने x की वैल्यू -2 डाली, तो y की वैल्यू फिर 4 आ जाएगी। फिर 3 डालोगे 9 आ जाएगी, -3 डालोगे फिर 9 आ जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है, चलते जाएगा। तो देखो जरा, इसमें आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, सब क्या है? अलग-अलग है। जितने भी ऑर्डर पेयर है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है?
सेम नहीं है। जहाँ तक भी ये चली जाएगी है ना, जहाँ तक की वैल्यू आप लोग डालोगे उसकी, जहाँ तक की वैल्यू चलती जाएगी तो उसमें क्या देखोगे आप कि फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, सेम नहीं है ना। तो इट मींस ये जो हमने रिलेशन लिखा है x और y में वो फंक्शन है ना, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, सबका अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इट मींस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्योंकि हमने ऑर्डर पेयर से बताया भी कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सबके डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, अब इसी को हम देख लें कि अगर सपोज करो मैं इसको चेक कर लूं, अगर मैं चेक करता हूँ ये दूसरा फंक्शन, दूसरा रिलेशन कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्या अगर इस रिलेशन y² फंक्शन, क्या रिलेशन फंक्शन है? ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। अगर आप y की वैल्यू 1 डालते हैं, ठीक है, अगर आप y की वैल्यू 1 डालते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x की आ जाएगा 1। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू -1 डालते हैं तो -1 का स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा से अगर आप y की वैल्यू 2 डालते हैं तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर आप x की y की वैल्यू -2 डालते हैं तो फिर से दोबारा से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, एंड सो ऑन, है ना। ये हो जाएगा। अब देखो जरा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो जितने भी ऑर्डर पेयर हम बना रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब सेम आ रहा है ना। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम आ रहा है। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इट मींस ये जो रिलेशन लिखा हमने x y², ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज़ द फर्स्ट एलिमेंट रिपीट इटसेल्फ, है ना। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, हर ऑर्डर पे डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी फंक्शन की, जो भी हमने डिस्कस की थी, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ए रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, ये चीज हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बताई थी। क्या एक वो लिया था हमने रिलेशन की भाई y इक्वल्स टू x स्क्वायर का एक रिलेशन है। ठीक है, तो देखो जरा जो डेफिनेशन लिखी है इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज को एक मेरे पास सेट A है, सेट B है, इनमें जो एलिमेंट है जो इस रिलेशन को कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा -2 -1 0 1 2, ये सेट A के एलिमेंट हो गए, सेट B बना दिया मैंने, इसमें लिख दिया क्या 1 0 1 2 3 ऐसे लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो अगर मैं इनको क्या करता हूँ, ऐसे सेट करता हूँ, अगर x की वैल्यू में -2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 ही आ जाएगी। अगर मैं 1 रखता हूँ तो भी 1 आ जाएगी, और अगर मैं 2 रखता हूँ तो फिर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा अब इस जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग देखो क्या कह रहा है कि रिलेशन इज f फ्रॉम a set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in the set B। मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट A के अंदर वो सेट B के अंदर केवल और केवल एक इमेज रखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है कि देखो -2 की जो इमेज है वो 4 है ना। -2 की इमेज 4 के साथ साथ और कोई नहीं है दूसरी ओर। ऐसा तो है कि -2 भी 4 है, 2 की भी 4 है, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस -2 की 4 भी हो गई और -2 की 3 भी हो गई, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब कि जितने भी एलिमेंट है सेट A के अंदर उसमें जो आपके पास जितने भी एलिमेंट है उसकी इधर सेट B के एलिमेंट में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली जो भी
ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें गिवन होगा, पूछा जाता है कि भाई दिस इज रिलेशन ऑफ फंक्शन और नॉट। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किसी भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर पे सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन का रिलेशन होगा, उससे आप चेक कर सकते हैं कि उसकी एक ही इमेज जो है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये चीज हमने रिलेशन में भी पढ़ी थी, ठीक है, कि किसी भी रिलेशन के अपने डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम है फंक्शन के अंदर भी क्या है कि उस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है, कोडोमेन फाइंड आउट करनी है, फिर रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे वो रेंज, कोडोमेन और डोमेन हम उसकी फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वही जो बेसिक कंसेप्ट है वही जो रिलेशन के अंदर है कि जो सेट ए में एलिमेंट है, जो सेट बी में एलिमेंट है, वो आपस में कैसे एसोसिएटेड है, किसको हम डोमेन बोलते हैं, किसको हम कोडोमेन और किसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। वही चीज ऐसे है कि सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है वो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए वो तो होती है आपकी डोमेन, ठीक है, और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी होती है कोडोमेन। और एलिमेंट सेट बी की जो एलिमेंट जो एसोसिएट होती है एलिमेंट सेट ए के साथ वो रेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज करने से भी हमने एक वो लिखा था y = x², ठीक है, एक फंक्शन ये रिलेशन लिखा था, इसको रिलेशन को बता दें कि फंक्शन था, है ना। फंक्शन क्यों था, क्योंकि इसकी जो सेट ए के एलिमेंट थे वो केवल एक ही इमेज रखते थे सेट बी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने क्या लिखा था, -2 -1 0 1 2 ऐसे कुछ लिखा था, इधर 0 1 2 3 4, ठीक है भाई। तो -2 अगर मैं रखता हूँ इसकी वैल्यू देखो x और y, ये जो a के अंदर होते हैं x होते हैं, b के अंदर जो है y, ठीक है। तो -2 अगर हमने रखा था x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो -1 रखने पर 1 आ जाएगी, और 0 रखने पर 0 भी आ जाएगी, फिर 1 रखने पर 1 ही, फिर 2 रखने पर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इस जो हमने डायग्राम बनाया है इसके हिसाब से अगर हम इसके देखें कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, है ना। ये फंक्शन ही हो गया, क्योंकि ये क्या, ये रिलेशन हमने अभी चेक किया था कि फंक्शन है नहीं है, ये फंक्शन है ना, क्योंकि जो जितने भी एलिमेंट है ए के अंदर उसकी केवल और केवल एक इमेज है बी के अंदर, ठीक है, वो हमने देख लिया यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी हमें इससे ही हमें क्या समझना है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं किसी भी फंक्शन के, ठीक है। तो देखो डोमेन क्या होती है, डोमेन जो है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है वो डोमेन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी इसकी -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। फंक्शन की डोमेन क्या होगी, -2 -1 0 1 2, ठीक है। नेक्स्ट कोडोमेन की अगर मैं बात करूं, कोडोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन क्या होती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन बोली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कोडोमेन अगर हम इसकी लिखना चाहें तो वो क्या लिखी जाएगी, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गई कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज, ठीक है। अगर रेंज हम इसकी लिखें तो रेंज क्या होती है, रेंज जितने भी सेट बी के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं लेकिन जिसकी प्री इमेज उधर डिफाइंड हो, ऐसे ही एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। देखो जरा यहां अगर हम बात करें तो 2 और 3, ठीक है। देखो ये अगर मैं ये बात करता हूं कि 2 की -2 की जो इमेज है वो 4 है, ठीक है, और 4 की अगर मैं कहूं कि -2 क्या है वो बोल जाते हैं प्री इमेज, ठीक है। 4 की -2 और 2 जो है वो प्री इमेज है। ऐसे ही 0 की 0 इधर इमेज है और इस 0 की ये वाली 0 प्री इमेज है ना, इस वाली इसका बोलते हैं प्री इमेज। ऐसे ही इस 1 की प्री इमेज -1 और 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 और 3 की कोई प्री इमेज डिफाइंड नहीं है,
है ना। तो इट मींस ये 2 और 3 इधर सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये क्या है, जब छूटे हुए एलिमेंट है तो ऐसे एलिमेंट जो है वो रेंज में नहीं आते, ठीक है। रेंज में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो एसोसिएटेड होते हैं और कह सकते हैं कि जिनकी प्री इमेज उधर डिफाइंड हो, ऐसे ही एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, वो जो रेंज के अंदर लिखते हैं। तो इट मींस अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूँ तो 0, 1 और 4 रेंज इसकी लिखी जाएगी 0, 1, 4, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी रेंज। तो ऐसे ही हम किसी भी फंक्शन की रेंज को डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ऐसे मैपिंग या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें गिवन हो, ठीक है। इसके हम रियल वैल्यू फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन जब आएंगे तो रियल वैल्यू फंक्शन होंगे हमारे पास। वो रियल वैल्यू फंक्शन में हम उसकी डोमेन रेंज बेसिकली फाइंड आउट करवाता है, तो उसमें उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग होगा। हम बेसिक ये क्या होगा, बेसिक होगा कि हम किसी भी उसको इस मैपिंग से या डायग्राम से या फिर हमें ऑर्डर पेयर अगर गिवन हो उस मैप से ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। ऑर्डर पेयर अगर हमें गिवन हो तो उस ऑर्डर पेयर से हम उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या होती है और कैसे हमें लिखते हैं उसको, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है, जिसमें कि सेट ए में जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होती है, और डोमेन सेट बी में प्रेजेंट एलिमेंट वो डोमेन होती है, और रेंज होती है सेट बी के एलिमेंट जो कि जिनकी प्री इमेज ए के अंदर डिफाइंड हो वो रेंज होती है, ठीक है। अब कैसे हम क्वेश्चन जो है कैसे आएंगे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए, उसको एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो भाई एक एग्जांपल देखो, ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4, सेट बी हो गया इसमें प्रेजेंट है 2 3 5 6 11 12 18, ठीक है। क्या फाइंड कैसे है फंक्शन, ए फंक्शन f such that a is to b, कैसे a to b डिफाइंड है, फंक्शन is defined as fx equals to x square plus 2, ठीक है। फंक्शन क्या है, x square plus 2। तो हमें क्या करना है, राइट f as a set of order pair। एक तो हमें f को मतलब कि फंक्शन को the set of order pair लिखना है। सेकंड पार्ट the domain and the codomain, इसकी कोडोमेन एंड डोमेन फाइंड आउट करनी है, और थर्ड पार्ट में इसकी हमें रेंज लिखनी है, ठीक है। तो फंक्शन देखो क्या है, a is to b मतलब कि सेट a में क्या प्रेजेंट 1 2 3 4 और b में प्रेजेंट क्या है 3 5 6 11 12 एंड 18, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये जो होता है a x की वैल्यू रखता है और t जो है y की वैल्यू रखता है। फंक्शन क्या होता है fx y होता है, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर मतलब कि इस x में हम क्या डालेंगे, x में हम a के सेट जितने भी a सेट में जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट हैं वो डालेंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगी y की वैल्यू आएगी, ठीक है। वो y की वैल्यू इसके अंदर ही है प्रेजेंट b के अंदर, है ना, उससे अलग नहीं होगी। तो देखो जब हम इसको ऑर्डर पे लिखेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास fx x स्क्वायर प्लस 2, तो ऑर्डर पे जो हम इसके लिखेंगे जो फंक्शन है उसको जब हम ऑर्डर पे की फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू मतलब कि सेट a में प्रेजेंट जितनी वैल्यू है वो x की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 डाला हमने, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो 1 डाला, x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या है 1 3। दूसरा x की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 2 6, तो इट मींस 2 डालने पर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। फिर डालेंगे 3 3 या 9 प्लस 2 11, तो इट मींस 3 डालने पर क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा 4 डालेंगे तो 4 4 16 प्लस 2 18, तो इट मींस 4 डालने पर क्या आ गया हमारे पास 18। ये बना हमारे पास में फंक्शन, ठीक है। ये क्या बना फंक्शन बना हमारे पास कि एक तो इसने कहा था कि f एज ए सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर। एक तो आपको फंक्शन जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना था, जो कि फंक्शन में x स्क्वायर प्लस 2 डिफाइन था, और a is to b डिफाइंड है, a के एलिमेंट में गिवन है, a सेट के एलिमेंट गिवन है, हमें b सेट के एलिमेंट में गिवन है, ठीक है। अब देखो अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा इसने, डोमेन एंड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन क्या थी, डोमेन हमने क्या पढ़ी थी कि भाई जितने भी सेट A के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट हैं वो डोमेन होती है। तो सेट A के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी इसकी 1 2 3 4, डोमेन हो गई 1 2 3 4, ये हो गई डोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या थी, कोडोमेन है सेट ऑफ B, ठीक है। B सेट के अंदर जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी कोडोमेन हो जाएगी, इट मींस 2 3 5 6 11 12 और 18, ठीक
है, ये हो जाएगी कोडोमेन। सेट बी में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन, सेट ए के अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट है वो डोमेन। ठीक है, रेंज क्या थी, सेट बी के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट हैं वो जिनकी प्री इमेज डिफाइंड है सेट ए के अंदर, केवल वही एलिमेंट वो रेंज होती है। ठीक है, जैसे जो हमारे पास ये फंक्शन बना, अगर हम ऑर्डर पेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑर्डर पेयर के हिसाब से देखो 3, 6, 11 एंड 18, इसमें से जितने भी एलिमेंट हैं ये बी सेट के अंदर, आउट ऑफ दीज ऑल दीज एलिमेंट केवल 3 की 6 की 11 की और 18 की, 3 की 6 की 11 की और 18 की ही प्री इमेज डिफाइंड है ना। 3 की 1 है, 6 की 2 है, 11 की 3 है और 18 की 4 है। तो इट मींस सेट बी के केवल यही एलिमेंट क्या होंगे, रेंज होगी जिनकी प्री इमेज डिफाइंड होती है। ठीक है, तो इट मींस अगर हम इसकी रेंज लिखेंगे तो रेंज आ जाएगी 3, 6, 11 और 18, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑर्डर पेयर है आपके पास, ऑर्डर पेयर को अगर आप उस मैपिंग से बनाना चाहो उसको मैपिंग से बना के देख सकते हो, या उस मैपिंग से आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हो ना, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे यही था हमारे पास, तो ये क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस की थी ये चीजें। तो अगर मैं सेट ए और बी ऐसे लिखूं, सेट ए और सेट बी की अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, और सेट के अंदर ये है, देखो 2 भी है, 3 है, 5 है, 6 है, 11 है, 12 है और 18 भी है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो है ये कैसे कैसे एसोसिएटेड थी, 1 के साथ 3 है, ठीक है, 2 के साथ 6 है और 3 के साथ 11 है, 4 के साथ 18 है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था कि भाई जिसकी प्री इमेज डिफाइंड हो, साइड देखिए वो एलिमेंट जिसकी प्री इमेज डिफाइंड हो, तो 3 की 1 है, 6 की 2 है, बाकी जो लेफ्ट में एलिमेंट है देखो ये 2 बचा, 5 बचा, 12 बचा, ये क्या है, ये रेंज के अंदर नहीं आएंगे, है ना। कोडोमेन में आएंगे। कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन जितने भी एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं वो सारे कोडोमेन हैं, लेकिन जिनकी प्री इमेज डिफाइंड होती है, बी सेट में जितने प्रेजेंट एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज डिफाइंड होती है, केवल वही क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो ऐसा हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं कि कैसे किसको हम रेंज और किसको हम कोडोमेन लिखेंगे। देखो 2 एग्जांपल लिखे हैं, इनमें क्या करना है, देखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = x अपॉन x² - 5x + x। एक्चुअली क्या है, जो डोमेन और रेंज में से हमने फाइंड आउट करवा रहा है, क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन है ना। रियल वैल्यू फंक्शन में मतलब कि जो x और y आपके पास कोई भी सेट है उसमें जो प्रेजेंट वेरिएबल्स हैं, x सेट में प्रेजेंट जितने भी वेरिएबल है वो रियल नंबर है, y सेट में प्रेजेंट जितने भी वेरिएबल है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है। इसी की आपको क्या करवा रहा है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो रियल वैल्यू फंक्शन होने का मतलब क्या होगा कि इनकी वैल्यू क्या है, वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, है ना। जो रियल वैल्यू ही होनी चाहिए, रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, नॉट डिफाइंड होना चाहिए और इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ना इसके हमें क्या करना है, ये डोमेन फाइंड आउट करवा रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द f(x) दिस। तो क्या बोला मैंने, रियल वैल्यू फंक्शन को मतलब x के अंदर उस सेट के अंदर, सेट A और सेट B है आपके पास, सपोज करो ये सेट A हो गया, सेट B हो गया, इसमें जितने प्रेजेंट आपके पास x वेरिएबल्स हैं, ये प्रेजेंट y वेरिएबल्स हैं, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, ये एक दूसरे से एसोसिएटेड है, एग्जैक्टली one element of x is corresponding to the related to the y element। ठीक है, तो इट मींस ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल वेरिएबल, ये भी रियल वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन डिफाइंड, हम क्या करें कि रियल फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है। तो रियल वैल्यू फंक्शन कब हो सकता है, जब डिनोमिनेटर में जीरो ना बने, है ना। डिनोमिनेटर में अगर जीरो बन जाती है, समथिंग अपॉन जीरो क्या रहता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड आता है। तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, मतलब x की कौन सी वैल्यूज को जीरो बना दी है डिनोमिनेटर को, है ना। यहाँ पे चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू इस डिनोमिनेटर को जीरो बना रही है। तो ऐसी वैल्यू को छोड़कर ये फंक्शन हमेशा रियल वैल्यू देगा, है ना। ये फंक्शन हमेशा क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। ऐसी x की वैल्यू को छोड़कर जो x की वैल्यू इसको जीरो बना देगी, उन वैल्यू को छोड़कर ये हमेशा एक रियल नंबर ही देगा। तो ऐसे रियल नंबर उसकी डोमेन हो जाएगी सारे के सारे।
ठीक है। तो बस हमें बेसिकली करना क्या है, हमें देख लेना है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हमारे पास, इसको जीरो कौन सी x की वैल्यू बना रही है कि x में क्या डालूं कि जीरो हो जाए, है ना। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, इसकी फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस की 5x प्लस 6 है, तो ये क्या ब्रेक हो जाएगा, x माइनस के 3 और x माइनस के 3 में ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इसके फैक्टर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर ही आ जाएंगे, तो इट मींस अगर मैं x के प्लेस पर 3 डाल दूं या 2 डाल दूं ना, x इक्वल टू 3 या 2 डालने पर ये क्या बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और 2 डालने पर नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो नीचे 0 बनने का मतलब क्या होगा कि नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कि ये वैल्यू फंक्शन नहीं रहा, और हमें बता दिया इसकी डोमेन। तो जब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो डोमेन क्या बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 3 और 2 को छोड़कर यहाँ x की कुछ भी वैल्यू डालें, कुछ भी रियल नंबर डालें, तो उस केस पे ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो किस वैल्यू पे डिफाइंड रहेगा, 3 और 2 पे डिफाइंड रहेगा। तो इसका मतलब जब इसकी डोमेन हम लिखेंगे तो डोमेन क्या है इसकी, तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर हो जाएंगे छोड़कर किसे, 3 और 2 को। उसको लिखने का देखो तरीका होता है, ठीक है, क्या कि डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, सारे रियल नंबर, r में रियल नंबर है ना, सारे रियल नंबर छोड़कर 3 और 2 को, क्योंकि 3 और 2 अगर मैं यहाँ डाल दिया x के प्लेस पर 3 और 2 कुछ भी डाल दिया तो ये नीचे 0 बना देगा, 0 बना देगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 बनाने पर यहाँ देखो अगर मैं 0 डालूं तो फिर 0 रियल नंबर होता है, तो 0 वैल्यू आ सकती है इसकी, क्योंकि 0 रियल नंबर होता है, 0 नॉट डिफाइंड नहीं होता है ना। लेकिन अपॉन में से 0 रहता है तो नॉट डिफाइंड, तो अपॉन में 0 कौन बना देगा इसको, अपॉन में 0 बना देगा 3 और 2। तो इसलिए जो है इसकी डोमेन में लिखी जाएगी, वो क्या लिखी जाएगी कि सारे रियल नंबर छोड़कर 3 और 2 को, क्योंकि 3 और 2 इसको नॉट डिफाइंड बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इसकी क्या करेंगे, मीन वैल्यू फंक्शन की डोमेन और या फिर रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें केवल डोमेन फाइंड आउट करवा था ऊपर इसमें, तो डोमेन क्या बनेगी इसकी, सारे रियल नंबर 3 और 2 को छोड़कर, ठीक है। देखो सेकंड वाले में क्या करें, इसमें दो चीज फाइंड आउट करवा रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) mod के अंदर x है और माइनस साइन बाहर है, ठीक है, -x माइनस mod x, ठीक है। अब यहाँ अपन लोगों को कोई चक्कर नहीं है, फंक्शन हमारे पास क्या है, सिंपल ये फंक्शन है, मोड फंक्शन है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन देखो, डोमेन का मतलब क्या होगा कि x जो है मैं कुछ भी रखूं, कोई भी रियल नंबर, तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, ना ही इमेजिनरी बनेगा, ठीक है। x के प्लेस पर मैं कोई भी रियल नंबर डालता हूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, तो ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू ही आएगी जो कि रियल वैल्यू होगी, रियल नंबर ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि इमेजिनरी बन जाएगा या नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डोमेन हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, तो डोमेन उसकी होगी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या बन जाएगी इसकी, सारे रियल नंबर इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं रेंज। देखो रेंज के लिए क्या है, जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू f(x) होता है, y इक्वल्स टू होता है f(x) के हमारे पास, तो इट मींस y इक्वल्स टू mod x होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू माइनस mod x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -y इक्वल्स टू mod x, ठीक है। mod x इक्वल्स टू -y। अब देखो ये क्या लिखा है, -y इज इक्वल टू mod x। देखो mod x का मतलब क्या है कि, तो mod x देखो mod क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर अंदर भी अगर नेगेटिव हो तो उसको mod हटा के हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है, अगर -1 का mod, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, या -1 का mod है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 ही लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, ये जो अभी लिखा है इसका मतलब क्या है कि mod x की वैल्यू नेगेटिव, मोड किसी भी मोड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, पॉजिटिव ही आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कब बनेगी, मोड x की वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी, जब इस y की वैल्यू नेगेटिव हो, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कुछ भी वैल्यू डालता हूं यहाँ x की में कुछ भी वैल्यू डालता हूं, जैसे मैंने वहां डाल के दिखाई कि भाई -1 डाला मैंने 1 अंदर, तो लिखा मोड हटा के तो -2 लिखा जाएगा, प्लस का 1 ऐसे ही प्लस का 2 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब मोड के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्लस ही तो आएगी, माइनस तो नहीं आ सकती ना। तो ये चीज जो है प्लस कब बन सकती है, जब y जो है ऑलरेडी नेगेटिव हो, है ना।
देखो y जब ऑलरेडी नेगेटिव होगा तभी तो मोड x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगी। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो वो वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी, मोड x की वैल्यू पॉजिटिव कब बनेगी, जब y जो हमने यहाँ पे y की वैल्यू है वो ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही पॉजिटिव बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज क्या लिखी जाएगी इसकी, रेंज, क्योंकि रेंज क्या होती है, रेंज अभी हमने जो ऑर्डर पेयर बना के जो देखे थे, डायग्राम बना के जो देखे थे, उसमें क्या देखा था, रेंज क्या लिखे थे हम, जो सेट बी के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट जो कि एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, जिनकी प्री में डिफाइन होते हैं ए के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी जो वैल्यू है, रेंज की वैल्यू किससे बताएंगे, हम y से, है ना, क्योंकि सेट ए है, सेट बी है, इसमें x की वैल्यू होती है, इसमें y की वैल्यू होती है, तो सेट बी क्या है, रेंज देता है, और y की वैल्यू के हिसाब से हम बताएंगे उसको, ठीक है। अब y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू कहां से कहां तक हो जिससे हम उसको उसकी रेंज दे सके, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया कि y की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तभी ये मोड x की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो कहां से कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, ठीक है। 0 जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 भी होगी, तो 0 हो सकती है, वैल्यू 0 हो सकती है ना, मोड x की वैल्यू 0 हो सकती है, मोड की किसी की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि अगर सपोज करो मोड 0 है तो 0 जाएगा ना, तो 0 हो सकती है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक, तो इसकी क्या हो जाएगी रेंज, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तभी वैल्यू उसकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू रख दी, सपोज करो आपने 1 रख दी y की वैल्यू, तो ये -1 हो जाएगा, तो मोड x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती कभी भी, है ना। मोड x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, मोड हट के हमें क्या मिलती है, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जो इसकी जो रेंज लिखी जाएगी वो कहां से कहां तक ली जाएगी, -1 से 0 तक लिखी जाएगी, माइनस y की माइनस नेगेटिव वैल्यू के लिए ही ये क्या होगी, एक रियल वैल्यू हमें देगा, डिफाइन रहेगा, ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो रेंज वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ to 0, और 0 इंक्लूड होगा इसमें, देखो ये ब्रैकेट मैंने ऊपर लगा दिया, 0 इंक्लूड होगा तो इट मींस इधर क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, इट मींस इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 हो सकती है वैल्यू, 0 इज अ रियल नंबर, 0 नॉट डिफाइंड नहीं होता है ना, तो 0 क्या है, हो सकती है। तो इसलिए वो वैल्यू हमें देखनी है जिसमें इसकी डिफाइंड हो वैल्यू।